प्रिय विद्यार्थियों, मैं मधु दरगढ़ सह आचार्य अर्थशास्त्र राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको मुद्रा के कार्य के बारे में बताऊंगी। मुद्रा के कार्य अर्थात फंक्शंस ऑफ मनी। इस संबंध में चैंडलर ने कहा है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा का मूल कार्य वस्तुओं व सेवाओं के विनिमय को सुविधाजनक बनाना है। तो चैंडलर ने वस्तुओं के विनिमय को अधिक बल दिया है। प्रोफेसर कोल ने कहा है मुद्रा उत्पादन तथा वितरण की मशीनरी का सहायक तेल है। तो प्रोफेसर कोल ने यहाँ उत्पादन और वितरण को सुगम बनाने पर अधिक बल दिया है, जबकि प्रोफेसर क्राउथर ने कहा है कि मुद्रा के 4 कार्य हैं: माध्यम, मापक, संचय और आधार, अर्थात मीडियम, मेजर, स्टैंडर्ड एंड स्टोर। तो आधुनिक अर्थशास्त्री मुद्रा के कार्यों को मुख्यतः 2 भागों में बांटते हैं। एक है स्थैतिक कार्य और दूसरा है प्रायोगिक कार्य। स्थैतिक कार्यों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है मुख्य या प्राथमिक कार्य और दूसरा है सहायक या गौण कार्य। जबकि जो प्रायोगिक कार्य हैं इनमें एक है आकस्मिक कार्य और दूसरा है विविध कार्य। तो जो मुख्य या प्राथमिक कार्य हैं इनमें पहला है विनिमय का माध्यम। तो मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है, अर्थात मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यदि हम बाजार में कुछ वस्तुएं खरीदने जाते हैं तो मुद्रा देकर के बदले में वस्तु प्राप्त करते हैं। तो यहाँ लेन देन का अर्थात विनिमय का माध्यम मुद्रा है। तो वस्तुओं व सेवाओं का लेन देन व क्रय विक्रय मुद्रा के द्वारा होता है। मुद्रा एक सर्वमान्य माध्यम के रूप में विनिमय को सरल बनाती है। मुद्रा में सर्वग्राह्यता का गुण पाया जाता है और सभी इसे आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। मुद्रा के कारण वस्तु विनिमय की सभी समस्याओं का समाधान हो गया है और दोहरे संयोग की कठिनाई भी दूर हो गई है। तो इस तरह मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है। इसके बाद दूसरा है मूल्य का मापक, अर्थात मेजर ऑफ वैल्यू। यदि हमें पेन खरीदना है तो हम पूछते हैं पेन कितने रुपए का है। अगर पेन की कीमत 5 रुपये है तो मूल्य के मापन का कार्य मुद्रा के द्वारा किया जा रहा है। तो वस्तुओं व सेवाओं का तुलनात्मक मूल्य मुद्रा के माध्यम से ही ज्ञात हो सकता है। प्रोफेसर कोल बॉन्ड ने मुद्रा के इस कार्य को सर्वप्रधान माना है। जिस प्रकार भौतिक वस्तुओं के मापदंडों के रूप में मीटर, लीटर, किलो आदि इकाइयाँ निश्चित है, उसी तरह वस्तुओं व सेवाओं के मूल्यांकन हेतु मुद्रा एक सामान्य मूल्य मापक है और मुद्रा लेखा संबंधी कार्य करती है, क्योंकि मुद्रा मूल्य के मापक के रूप में काम में आती है। अब प्रश्न ये है कि मुद्रा के विनिमय माध्यम व मूल्य मापक कार्यों में परस्पर क्या संबंध है। तो सीधी सी बात है कि मूल्य मापन के बाद ही मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है, अर्थात पहले मूल्य का मापन होगा, उसके बाद मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करेगी। इसके अलावा जो वस्तु मूल्य मापक होती है वही सामान्यतः विनिमय का माध्यम होती है, पर कभी कभी ऐसी स्थिति भी आ सकती है जब विनिमय का माध्यम और मूल्य मापक अलग अलग हो सकते हैं। जैसे 1923 में जर्मनी में मूल्य मापन का कार्य डॉलर तथा फ्रैंक कर रहे थे, लेकिन विनिमय का माध्यम मार्क ही था। तो ये 2 कार्य मुख्य या प्राथमिक कार्य के अंतर्गत आते हैं, जिसमें एक था विनिमय का माध्यम और दूसरा था मूल्य का मापक। इसके बाद हम दूसरा लेंगे मुद्रा के सहायक या गौण कार्य। इसमें पहला है विलंबित भुगतानों का मान या भावी भुगतानों का आधार, अर्थात स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स। तो उधार लेन देन के भुगतान का निर्धारण मुद्रा से ही निश्चित किया जाता है। इसके 3 कारण हैं।
पहला है कि अन्य वस्तुओं की तुलना में मुद्रा का मूल्य अधिक स्थिर होता है। दूसरा, अन्य वस्तुओं की अपेक्षा मुद्रा में टिकाऊपन भी अधिक होता है। और तीसरा, मुद्रा में सर्वग्राह्यता का गुण होता है। तो इस तरह से मुद्रा स्थगित भुगतानों के मान के रूप में कार्य करती है, अर्थात वर्तमान में जो हम उधार लेते हैं उसका भुगतान भविष्य में किया जाता है, तो ये कहलाता है विलंबित भुगतानों का मान। इसके बाद दूसरा है क्रय शक्ति का संचय, अर्थात स्टोर ऑफ वैल्यू। मुद्रा में सर्वग्राह्यता, टिकाऊपन, मूल्य में स्थिरता व संग्रह की सुविधा के कारण अन्य वस्तुओं की अपेक्षा मुद्रा के रूप में क्रय शक्ति का संचय सरल और सुविधाजनक होता है। इसके अलावा मुद्रा भावी भुगतान के आधार के रूप में भी कार्य करती है। इसके बाद तीसरा है मूल्य हस्तांतरण का साधन, अर्थात मुद्रा के द्वारा कोई भी व्यक्ति किसी एक स्थान पर अपनी संपत्ति को बेचकर किसी दूसरे स्थान पर नई संपत्ति खरीद सकता है, अर्थात मुद्रा मूल्य के हस्तांतरण के साधन के रूप में कार्य करती है। और चौथा है मूल्य यंत्र, अर्थात कीमत तंत्र के द्वारा उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, राजस्व सभी क्रियाएं संचालित होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र या मूल्य यंत्र का महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था में भी मूल्य यंत्र अपनी भूमिका निभाता है। तो ये थे सहायक या गौण कार्य। इसके बाद तीसरा हम लेंगे मुद्रा के आकस्मिक कार्य, जिसमें पहला है सामाजिक आय का वितरण। उत्पत्ति के विभिन्न साधनों भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध एवं उद्यम को सामूहिक उत्पत्ति में से न्यायोचित हिस्सा निर्धारण का कार्य मुद्रा के द्वारा ही होता है, क्योंकि यह मूल्य का मापक है। विनिमय के माध्यम के रूप में प्रत्येक साधन को मुद्रा के रूप में भुगतान होता है। इसके बाद दूसरा है साधनों का अधिकतम उपयोग, अर्थात अधिकतम संतुष्टि एवं अधिकतम उत्पादन का आधार। मुद्रा के उपयोग से ही उपभोक्ता समसीमांत उपयोगिता नियम के द्वारा अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। इसी तरह उत्पादक भी अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए उत्पत्ति के साधनों का इस प्रकार चयन करता है कि प्रत्येक साधन की सीमांत उत्पत्ति समान हो। इसके बाद तीसरा है साख का आधार। तो वित्तीय संस्थाओं की स्थापना का आधार मुद्रा है, क्योंकि साख पत्रों का आधार मुद्रा है। बैंक लोगों के रुपए जमा करता है और इस जमा को अन्य व्यक्तियों को उधार देता है। साख संस्थाएं थोड़ी सी मुद्रा के आधार पर कई गुना साख सृजन करती है। इस तरह मुद्रा साख का आधार है। चौथा है पूंजी की तरलता एवं उत्पादकता। मुद्रा पूंजी का तरलतम रूप है, साथ ही यह पूंजी व संपत्ति को अधिकाधिक तरल रूप प्रदान करती है। मुद्रा के रूप में पूंजी को किसी भी उपयोग में लगाया जा सकता है। उसे कम उत्पादक कार्य से निकालकर अधिक उत्पादक कार्य में लगाया जा सकता है। कीन्स ने 3 कारणों से मुद्रा की तरलता को महत्व दिया है। पहला है कार्य संपादन उद्देश्य, दूसरा है दूरदर्शिता उद्देश्य और तीसरा है सट्टा उद्देश्य। तो इस तरह से पूंजी की तरलता एवं उत्पादकता भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम लेंगे मुद्रा के विविध कार्य। इसमें पहला है शोधन क्षमता की गारंटी। मुद्रा द्वारा ऋणी अपने दायित्वों व ऋणों को चुकाकर अपनी शोधन क्षमता बनाए रख सकता है। प्रत्येक व्यक्ति, फर्म या संस्थान अपनी शोधन क्षमता को बनाए रखने के लिए कुछ संपत्ति को मुद्रा के रूप में रखती है, ताकि भावी भुगतानों को चुकाया जा सके। इसके बाद दूसरा है निर्णय का वाहक। मुद्रा के कारण व्यक्ति मन चाहे ढंग से, मन चाहे स्थान, समय और परिस्थितियों में मुद्रा के उपयोग का अधिकार प्राप्त करता है। मुद्रा के कारण व्यक्ति अपनी इच्छानुकूल वस्तु प्राप्त करने में प्रायः हर समय समर्थ हो सकता है। इसके बाद तीसरा है आर्थिक विकास को गति।
मुद्रा के कारण ही आर्थिक विकास को गति प्रदान की जा सकती है और सभी क्षेत्रों में देश तीव्र गति से आर्थिक विकास प्राप्त कर सकता है। चौथा है वित्तीय निर्णय। सरकार या व्यक्ति जितने भी वित्तीय निर्णय लेती है उसका आधार मुद्रा ही होता है। पांचवा है रोजगार सृजन में सहायक। मुद्रा के द्वारा अर्थव्यवस्था में रोजगार का सृजन किया जा सकता है और इससे व्यक्ति अपनी आजीविका उपार्जित कर सकता है। इसके बाद छठा है हीनार्थ प्रबंधन या घाटे की वित्त व्यवस्था। जब सरकार की आय कम और व्यय अधिक होता है तो इस घाटे की पूर्ति सरकार नोट छाप करके करती है, जिसे हम कहते हैं हीनार्थ प्रबंधन या घाटे की वित्त व्यवस्था। और सातवां है मूल्य स्तर पर नियंत्रण। मुद्रा की मात्रा पर नियंत्रण करके सरकार मूल्य स्तर पर नियंत्रण कर सकती है, क्योंकि मूल्यों में अत्यधिक उतार चढ़ाव अर्थव्यवस्था के लिए उचित नहीं है। तो इस तरह से मूल्य स्तर पर नियंत्रण का कार्य भी मुद्रा के माध्यम से ही किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं मुद्रा के 4 कार्य प्रमुख हैं: विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, भावी भुगतानों का आधार तथा क्रय शक्ति का संचय। पर मुद्रा के अन्य कार्यों की भी अवहेलना नहीं की जा सकती। मानव जीवन के आर्थिक विकास के साथ साथ इन कार्यों की संख्या में वृद्धि होती गई है। तो इस तरह से मैंने आज आपको मुद्रा के कार्यों के बारे में जानकारी प्रदान की है।